आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस्लाम पर मोहन भागवत के बयान पर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले। विकसित भारत बनाने के लिए बड़े सुधारों की हो चुकी शुरुआत, भारत जापान बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी। अमेरिकी अदालत ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, बौखलाए ट्रंप। टैरिफ विवाद के बीच भारतीय राजदूत ने अमेरिकी सांसद से की मुलाकात। यूक्रेनी सेना का कमाल, $600 के ड्रोन से उड़ा दिए 2 रूसी पुल। व्यापारिक पाबंदियां, ब्रिक्स और वैश्विक विकास में बाधा, चीन दौरे से पहले आया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कोर्ट ने पोतोंगटार्न सीनावात्रा को पीएम पद से हटाया। जीडीपी के आंकड़ों से चौंकी मत, इस सेक्टर ने किया कमाल। 19 की उम्र में घर छोड़ा, पैसों के लिए लगाए ठहाके, इमोशनल हुई अर्चना पूरन। और पाकिस्तान के लिए हीरो बने ये 2 प्लेयर्स। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार 28 अगस्त को कहा कि भारत में इस्लाम का हमेशा एक स्थान रहेगा। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने की पुरजोर वकालत की। उनके इस बयान पर अजमेर दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने शुक्रवार 29 अगस्त को प्रतिक्रिया दी। चिश्ती ने कहा कि उन्होंने सारी शंकाओं को दूर करते हुए बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि इस्लाम यहाँ था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन हम सब हिंदूवादी और हमें अपने मजहब के साथ साथ अपने देश के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरा मानना है कि मोहन भागवत का बयान इसी परिप्रेक्ष्य में था और इसे बिल्कुल सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने आगे कहा, देश का राजनीतिक परिदृश्य यही रहा है कि मुसलमानों को हमेशा किसी न किसी का डर दिखाकर उनके वोट को लेने की कोशिश की गई है, चाहे वो किसी के भी द्वारा की गई हो। लेकिन पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और आरएसएस भी देश के लिए काम कर रही है। अब मुसलमानों की सोच बदली है। ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय इकोनॉमी को मृत अर्थव्यवस्था करार दिया था, तब दिग्गज जापानी कंपनियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को रखा। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह उनकी सरकार भारत को विकसित देश बनाने के लिए बड़े सुधारों की शुरुआत कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह जापान पहुंचे और कुछ ही घंटों बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंगेरू इशिबा के साथ भारत जापान के बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने जापानी कंपनियों को भारत को वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए भारत को प्रवेश द्वार के तौर पर इस्तेमाल करने की पेशकश की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक व आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के महीनों में बड़े सुधारों संबंधित कदमों को गिनाया और टैक्स व्यवस्था में होने वाले संभावित बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है, रणनीति है। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ कानूनों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। हालांकि अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक रहने दिया। वहीं अदालत ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति को बड़ा झटका दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर एक कानूनी लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट में जाने को पूरी तरह तैयार है, जिससे ट्रंप की पूरी आर्थिक नीति को झटका लगा है और एक अभूतपूर्व कानूनी टकराव की स्थिति बन गई है। अदालत के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपना बयान जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पुष्टि की कि इन देशों पर लगाए गए सभी टैरिफ लागू रहेंगे। उन्होंने अदालत के हालिया फैसले को गलत बताया। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध इन दिनों टैरिफ विवाद को लेकर तनावपूर्ण हो गए हैं। इसी बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने हाउस जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी के चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव डेविड श्रीकेट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, न्यायपूर्ण व्यापार और यूक्रेन पर युद्ध पर भारत की स्थिति को साझा किया।
विनय क्वात्रा ने बैठक में कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए हाइड्रोकार्बन ट्रेड को बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि भारत निष्पक्ष, संतुलित और आपसी लाभकारी ट्रेड इंगेजमेंट का समर्थक है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द अंत केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया। इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और अतिरिक्त 25% पेनल्टी शामिल है, जो भारत की रूसी तेल खरीद से जुड़ी है। इन टैरिफ का असर भारत के लगभग 66% निर्यात पर पड़ रहा है, जिसकी कीमत FY25 में करीब $86.5 बिलियन थी। यूक्रेन की सेना ने कहा कि उसने रूस के अंदर एक बड़ा हमला करके उसकी महत्वपूर्ण सप्लाई चेन तोड़ दी है। यूक्रेन सेना ने दावा किया है कि उसने सिर्फ 2 सस्ते ड्रोन और खुफिया जानकारी के आधार पर इसे अंजाम दिया और रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में 2 पुलों को नष्ट कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑपरेशन में रूस की तैयारियों को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया और मॉस्को की अग्रिम पंक्ति की रसद व्यवस्था को बड़ा झटका दिया। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार खार्किव क्षेत्र से लगी सीमा के पास पुलों को इस्तेमाल रूसी सेना सैनिकों की आपूर्ति के लिए करती थी। ऑपरेशन को अंजाम देने वाली यूक्रेन की 98वीं सेपरेट मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के अनुसार उसने खार्किव सीमा के पास एक पुल के आसपास असामान्य हलचल देखी। CNN से बात करते हुए ब्रिगेड के एक प्रतिनिधि ने बताया कि यह स्पष्ट हो गया था कि वहां कुछ चल रहा था। हम पुल के नीचे सामान्य टोही ड्रोन नहीं उड़ा सकते थे क्योंकि सिग्नल बस गायब हो जाता, इसलिए हम फाइबर ऑप्टिकल से लैस एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन लेकर वहां पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन वैश्विक व्यापार में लगाए जाने वाले भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों का सख्ती से विरोध करते हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा कि ऐसे पाबंदियां न सिर्फ ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा डालती है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर डालती है। पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की और कहा जिनपिंग अपने देश के इतिहास का अत्यधिक सम्मान करते हैं। वे एक सच्चे नेता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं जिनके पास राजनीतिक दृष्टि, वैश्विक नजरिया और राष्ट्रीय हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के इस चुनौतीपूर्ण दौर में चीन का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथों में होना असाधारण महत्व रखता है। चीन दौरे पर रवाना होने से पहले शिंहुआ न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में पुतिन ने यह टिप्पणी की। वे चीन के तियानजिन में होने वाले संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन और बीजिंग में चीन के विजय दिवस समारोह में हिस्सा होंगे। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पेंटोंगटार्न सिनावात्रा को पद से हटा दिया है और उनकी कैबिनेट भंग कर दी है। वह 2008 के बाद संवैधानिक अदालत द्वारा पद से हटाई जाने वाली थाईलैंड की 5वीं प्रधानमंत्री बन गई है। कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ उसकी फोन कॉल लीक होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद जुलाई में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पेंटोंगटार्न थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 37 साल की उम्र में पद संभाला था। वह देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उसने पहले अपनी चाची इंगलक शिनावात्रा 2011 से 2014 तक देश की प्रधानमंत्री रही। पेंटोंगटार्न थाई अरबपति और पूर्व प्रधानमंत्री थाकसीन सिनावात्रा की बेटी है। उन्होंने थाईलैंड के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की और इसके बाद ब्रिटेन के सरे विश्वविद्यालय में पढ़ी। इसके बाद वह परिवार के रेनॉल्डे होटल ग्रुप से जुड़ गई। उन्हें उनके निकनेम ओंग इंग से भी जाना जाता है। उन्होंने 2021 में फ्यू थाई पार्टी ज्वाइन की थी और 2023 में पार्टी की नेता बनी। पिछले साल थाई संसद ने उन्हें उनके पूर्ववर्ती स्रेथा थाविसीन की जगह चुना था। थाविसीन को संवैधानिक अदालत ने कैबिनेट नियुक्तियों के नियम तोड़ने के मामले में पद से हटा दिया था। शिनावात्रा परिवार का दशकों से थाई राजनीति में दबदबा है और पेंटोंगटार्न की पद से विदाई इस राजनीतिक परिवार के लिए बड़ा झटका है।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट ने सबको चौंका दिया है, लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के आंकड़ों को देखें तो एक सेक्टर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस बार सर्विस सेक्टर ने इकोनॉमी में जान फूंकने का काम किया। दरअसल वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही। इतना अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। अनुमान लगाया गया था कि अधिकतम 6.7% जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रही थी। भारत की जीडीपी में शानदार ग्रोथ के पीछे सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहा। सर्विस सेक्टर ने 9.3% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज कर यह साबित कर दिया कि अर्थव्यवस्था की असली रफ्तार यहीं से आ रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक जीडीपी के कुल उत्पादन में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 55% से अधिक है, यानी हर 100 रुपए के जीडीपी में से लगभग 55 रुपए सर्विस सेक्टर से आता है। यही वजह है कि इसमें तेजी आने पर पूरी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ ट्रैक बदल जाता है। अर्चना पूरन सिंह एंटरटेनमेंट की दुनिया का बड़ा नाम बन चुकी है। कई बार उन्हें कॉमेडी शो में झूठी हंसी हंसने के लिए ट्रोल भी किया जाता है। अर्चना पूरन सिंह के पास आज धन दौलत सब है, लेकिन वह मुश्किल दिनों को नहीं भूली है। लेटेस्ट ब्लॉग में वो अपनी मुश्किलों भरी जर्नी याद कर इमोशनल हो गई। अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में अर्चना अपने स्ट्रगल भरे दिन याद करती दिखी। उन्होंने कहा कि मैं 19 साल की थी जब अपना घर छोड़ दिया था। मैं मुंबई एक्टिंग सीखने आई थी। मुझे एक शो मिला जिसमें ना सिर्फ मुझे एक्ट करना था बल्कि कॉमेडी भी करनी थी। सीरियल में एक सीन था जहां मुझे फनी दिखना था। सीन के दौरान मैं तरह तरह के मुंह बना रही थी। डायरेक्टर ने मुझे रोका और कहा कि ये कॉमेडी नहीं है, दूसरे लोगों का काम देखो, तब पता चलेगा। मैंने अपना देखा, उसे समझा और खुद को बेहतर किया। सभी को लगता है कि मैं सिर्फ हंसती रहती हूँ, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि मैं किन चीजों से गुजरी हूँ। जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो मुझे नहीं पता था कि कैसी ड्रेस पहननी है। मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन खुद को स्टाइलिश कैसे बनाना है ये नहीं पता था। जब मैंने मुंबई की लाइफ देखी और देहरादून वापस गई तो अपने पापा से यही कहा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो मेरे पापा ने अपने एक दोस्त और उनकी बेटी के साथ मुझे मुंबई भेजा। यूएई में हो रही ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने अच्छा खेल दिखाया और उनकी वजह से टीम जीत दर्ज करने में सफल रही। टीम के लिए कप्तान सलमान अली आगा और हारिस रऊफ सबसे बड़े हीरो साबित हुए। इन दोनों प्लेयर्स ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसमें टीम ने 182 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। टीम के लिए नंबर 4 पर उतरे बल्लेबाजी करने सलमान अली आगा ने 36 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। मोहम्मद नवाज ने 21 रनों का योगदान दिया। ओपनिंग करने उतरे साहिबजादा फरहान ने भी 21 रन बनाए थे। इन प्लेयर्स की वजह से ही टीम बड़े स्कोर तक पहुंच पाई। इसके बाद अफगानिस्तान के लिए ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने तो दमदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 27 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। लेकिन दूसरे प्लेयर्स बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और खास कमाल नहीं दिखा पाए। अंत में राशिद खान ने तेजी के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। उन्होंने 16 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 5 छक्के शामिल रहे। सेदिकुल्ला अटल ने 23 रन बनाए। बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से ही पूरी अफगानिस्तानी टीम 19.5 ओवर में 143 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने दमदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने 3.5 ओवर में 4 विकेट हासिल किए। इसके अलावा शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेट चटकाए। इन गेंदबाजों के आगे अफगानिस्तानी बल्लेबाज नहीं टिक पाए।